हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी 2 मिनट में अपना जो लाइव सेशन है वो ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करें। तब तक के लिए अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो यहाँ पे अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकता है। उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। कल हमारा जो हिल लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई। आज हमें नेक्स्ट पढ़ना है। जल्दी से क्लास से जुड़ जाए, उसके बाद हम अपना टॉपिक जो है बेटे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये आपको पेज पर जो दिख रहा है ये फिलर फॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है। तो जो भी इन तीनों से नहीं जुड़ा है वो जल्दी से जल्दी इन चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड हर लाइव अपडेट मिलती रहे। और देखो अभी होली चल रहा है, तो होली पर आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट आप ना छोड़िए। आप अपने आसपास के जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर है, कोई भी जो नेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप उसको इस ऐप के बारे में जरूर बताएं। अगर कोई भी बच्चा फिलर फॉर्म पर मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, मेरा नहीं है, फिलर फॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है यूजीसी नेट के लिए, तो वो क्या है, उसके लिए मेरा जो कूपन कोड है किरण 10, किरण 10 यूज कर सकता है ताकि 10% का क्या मिले, डिस्काउंट मिले। ठीक है, किरण 10 आप यूज करो, उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप बेटे चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने जो है कोचिंग लेनी हो, चाहे आप पेपर 1 की लेना चाहती हो, चाहे आप पेपर 2 में हिस्ट्री की लेते हो, पेपर 2 में आप पॉलिटिकल की लेते हो, इन्वायरमेंटल साइंस की लेते हो, लॉ की लेते हो, तो उसके लिए भी आप जो मेरा कूपन कोड है किरण 10 वो यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा रोड मैप है कि हमारी कितनी यूनिट है। ये हमारा देखो ये टारगेट है, इस टारगेट तक पहुंचने तक हमें ये क्या है, ये 10 यूनिट कंप्लीट करनी पड़ेगी। और इस 10 यूनिट को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम अपने टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ तक पहुंचेंगे। इसमें हमारी जो ये यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गई है। ये हमारा आ गया है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट हमने कर लिया है। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी और हिल स्लोप थ्योरी जो कल मैंने आपको पढ़ाई थी, उसी में हिल स्लोप थ्योरीज भी हैं। और आपके अर्थ के इंटीरियर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्टिनेंट ओशन हो गया, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी मैंने करवा दी है। ठीक है, तो फटाफट अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आपका सब आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। जो आपका अर्थ है, अर्थ अंदर से उसका कैसी है वो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो आपका जो अर्थ है, एक बात याद रखना, ये आपकी अर्थ है। अर्थ से सिर्फ आज तक हम सिर्फ 12 किलोमीटर तक एरिया तक ही पहुंच पाए हैं, उसके आगे हम नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे खुदाई नहीं होती, उसके आगे माइनिंग का भी काम नहीं किया जाता, क्योंकि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से जो है आगे आपका ड्रिलिंग का काम नहीं होता है। ठीक है, और तो अर्थ के इंटीरियर में हमें डायरेक्टली नहीं पता है कि हमने यहाँ तक खुदाई नहीं की अर्थ के सेंटर तक कि हमें अर्थ के अंदर के बारे में पता हो। डायरेक्ट हमें नहीं पता है, हम जो पृथ्वी के इनडायरेक्ट सोर्सेज है ना उनसे पता लगाते हैं कि हमारे अर्थ का अंदर से नेचर कैसा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का अध्ययन भूगोल के क्षेत्र से बाहर है। ये कहते हैं कि जो पृथ्वी ना, पृथ्वी के अंदर के भाग की जो संरचना है कि पृथ्वी कैसे बनी हुई है, उसका एक जोग्राफर के लिए अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्यों मुश्किल है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका प्रारंभिक ज्ञान भूगोल वेताओं के लिए, लेकिन जो आपके जोग्राफर्स है उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पृथ्वी के अंदर क्या मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की सतह की राहतों की प्रकृति और विन्यास काफी हद तक प्रकृति
तंत्र और परिणाम पर निर्भर करते हैं। ये कहते हैं कि जो आपका अर्थ है, अर्थ की जो नेचर है वो किस पर डिपेंड करता है कि अर्थ का नेचर कैसा है। हमें अभी तक अर्थ का नेचर देखने को कैसा मिला है, या अर्थ के अंदर से कोई मटेरियल आ रहा है उससे हम लगा देते हैं कि भाई जो अर्थ है वो अंदर से कैसा होगा, ठीक है, और उसके क्या रिजल्ट रहे हैं। अंतर्जात बल यानी कि जो आपके इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ठीक है, इंडोजेनेटिक फोर्स जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होते हैं, वो भी हमें पृथ्वी के संरचना के बारे में क्या है कुछ ना कुछ जानने में हेल्प करते हैं। इंग्लिश में भी देख लो इसको, द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी, कि अर्थ के अंदर की संरचना जो है उसकी स्टडी करना। गुड इवनिंग रुचि। अर्थ के अंदर की जो संरचना है, अर्थ का के अंदर क्या है उसकी संरचना के बारे में जानना ज्योग्राफी के डोमेन से बाहर है, लेकिन इसकी एक एलिमेंट्री नॉलेज भी ज्योग्राफर्स को होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफर्स को ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ पर ये जो नेचर है, अर्थ का जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसे है, किस वजह से और किस पे ये डिपेंड करता है। लार्जली जो ये चीजें हैं हमने इंडोजेनेटिक फोर्सेस देखे, यानी कि आपका वोल्केनिक एक्टिविटी हमने देखी है, और हमने अर्थक्वेक के बारे में हमको पता है। ठीक है, तो इनसे हमें इनडायरेक्ट सोर्स मिल जाते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी होगी। सिस्मोलॉजी, जो आपकी सिस्मोलॉजी है यानी कि भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान हमें हेल्प करता है कुछ ऑथेंटिक नॉलेज गेन करने में पृथ्वी के अर्थ के इंटीरियर की, यानी कि अर्थ के इंटीरियर की नॉलेज हमें सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान से भी हमें कुछ ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है। ये देखो, ये आपका अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, अर्थ के अंदर नहीं रह रहे, तो हमें अर्थ के अंदर के बारे में नहीं पता है। अर्थ की आपकी 3 लेयर है। सबसे पहली लेयर है आपकी क्रस्ट, क्रस्ट के बाद है आपका मेंटल, मेंटल के बाद है आपका कोर। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सी लेयर अलग करती है, मेंटल और कोर को कौन सी अलग करती है, ये सब आपको पढ़ोगे। और आपका देखो जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ये याद रखना। अब ऐसे कौन से सोर्स हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि आप कैसे अब आप कुछ ऐसे सोर्स के बारे में पढ़ोगे जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा है। सबसे पहला है इसमें डायरेक्ट सोर्स, यानी कि जिससे हमें डायरेक्ट पता चलता है कि अर्थ का नेचर अंदर से कैसा होगा। सबसे इजीली अवेलेबल जो अर्थ पर मटेरियल है वो है रॉक्स। जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं तो मतलब कि माइनिंग एरिया है, मतलब कि जहाँ पे माइनिंग का काम करते हैं वहां पे जब हमें रॉक्स की स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ अंदर से कैसा है। जैसे आपका गोल्ड माइंस है साउथ अफ्रीका में, वो 3 से 4 किलोमीटर जो है डीप है, गहरी है, और इसके आगे अभी तक जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस गहराई पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं सहन कर पाता है। साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट अभी भी इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर आपको बताऊं कि आज तक सबसे गहरा खुदाई कहां पर करी गई है, सबसे डीपेस्ट ड्रिल कोला में आर्कटिक ओशन में की गई है, वहां पे 12 किलोमीटर की गहराई तक गया है। ठीक है, ये जो ड्रिल किया गया ना, ये खुदाई की है, इसने बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करी है। वहां पे जो मटेरियल मिला है, मटेरियल जो साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया, उससे भी पता चला कि अर्थ का अंदर से नेचर कैसा है। वोल्केनो का इरप्शन है, यानी कि आपका ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का जो लावा है वो अर्थ के अंदर बनता है और अर्थ के अंदर से बाहर आता है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमें एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि अर्थ के अंदर क्या चीज है। जैसे आपका लावा आता है, लावा बहुत गर्म है, इससे हमें साबित होता है कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। गैसेस आते हैं उसके बाहर, तो उससे हमें ये भी साबित होता है कि अर्थ के अंदर गैसेस भी हैं। वाटर वेपर आते हैं उसके साथ, तो इससे पता चलता है कि भाई वाटर वेपर्स भी हैं। ये सब पता चलता है, वाटर वेपर्स है तो इसका मतलब वहां पे वाटर भी प्रेजेंट होगा। ये सब आप हमें डायरेक्ट सोर्स नॉलेज देते हैं। हिंदी में भी देख लो, सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पृथ्वी सामग्री सतही चट्टाने या खनन क्षेत्रों से प्राप्त है। सबसे गहरा 3 से 4। गुड इवनिंग यशवंत। ठीक है,
अभी ये आपके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपका सबसे गहरा जो खुदाई करी गई है अभी तक अर्थ में, वो 12 किलोमीटर की गहराई पर कोला में आर्कटिक सागर में करा गया और इससे गहरी ड्रिल परियोजनाएं नहीं करी गई। अब आपका जो अर्थ का इंटीरियर है, 1 मिनट, आपका जो अर्थ की हमें अर्थ के अंदर के बारे में, इंटीरियर पार्ट के बारे में जानना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज जिससे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमारा अर्थ अंदर से कैसे है, जैसे डीप ओशियनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जैसे हम ड्रिल कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सरफेस से लेकर अंदर की तरफ जाते तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। तो ये हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि हम जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वोल्केनो का इरप्शन है। उसके बाद इनडायरेक्ट सोर्सेज में है टेम्परेचर, आपका प्रेशर है, डेंसिटी है, ये भी आप आगे पढ़ोगे। मीटियोर्स, आपके जो उल्का पिंड है ना, जब वो उल्का पिंड गिरते हैं तो उसकी स्टडी करते हैं, तो उसमें और आपका जो अर्थ का इंटीरियर उसमें सेम चीजें मिलती हैं। उसके बाद ग्रेविटी एनोमली है, मैग्नेटिक सर्वे, ये सारी चीजें। सबसे पहले अब आपका दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेज, यानी कि ऐसे सोर्सेज जिससे हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में इनडायरेक्टली पता चलता है। जब हम एनालिसिस करते हैं प्रॉपर्टी का, पृथ्वी की प्रॉपर्टी का, तो वो हमें इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अर्थ का नेचर अंदर से कैसा है। ये हमें पता है कि माइनिंग एक्टिविटी से कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम अर्थ की क्रस्ट से अर्थ के कोर की तरफ चलते हैं, यानी कि जैसे जैसे फर्स्ट लेयर से आप थर्ड लेयर की तरफ चलते हैं, यानी कि आप क्रस्ट से जब कोर की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है बढ़ती गहराई के साथ। ठीक है, और मोर ओवर इट इज ऑल्सो नोन एज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑल्सो इन। और दूसरी, टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ती गहराई के साथ टेम्परेचर तो बढ़ता बढ़ता है, बढ़ती गहराई के साथ डेंसिटी भी बढ़ती बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे अर्थ की थिकनेस है, टोटल थिकनेस है, जो आप हमें अर्थ की टोटल थिकनेस के बारे में पता है, उसके बाद जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि जो वैल्यू है टेम्परेचर की, प्रेशर की और डेंसिटी की, वो अलग 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 गहराई पर क्या करती रहती है, चेंज होती रहती है। और दूसरा सोर्स है इनडायरेक्ट सोर्स का इंफॉर्मेशन का, जो हमें अर्थ के अंदर के बारे में बताता है, वो है मीटियोर्स, जो आपके किसी टाइम पर अर्थ पर आए थे। जब हमें उनको अंदर से उनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो हमें प्रोवाइड करता है कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला है आपका टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? अब आप टेम्परेचर पढ़ोगे कि कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखो आपका जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से गहराई पर चलते हैं तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज बढ़ता जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस, जैसे 100 मीटर पर आ गए तो वहां पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है ये फाइंड आउट करना कि जो टेम्परेचर है वो किस रेट पर बढ़ रहा है। जैसे 8 किलोमीटर की गहराई पर ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है कि टेम्परेचर किस रेट से बढ़ रहा है पर रेट नहीं पता। जैसे 43 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और देखो 40 किलोमीटर पर तो जो टेम्परेचर है वो कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस। 43 किलोमीटर पर कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो देखो जब आपका 3 किलोमीटर का गैप है तो उसमें ही 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वहां पे क्या है, वहां पे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ये टेक्टोनिकली क्या है, एक्टिव एरिया है। ये का मतलब कि जो आपका 43 किलोमीटर वाला एरिया है, यहाँ पे जो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो ये शो करता है कि ये एरिया मेल्टिंग पॉइंट, जो इनिशियल मेल्टिंग पॉइंट होता है रॉक्स का, उसके ज्यादा पास है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 1000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
आया समझ में? देखो आपको एक बार स्ट्रक्चर बताती हूँ। सबसे पहले आपका क्रस्ट, क्रस्ट के बाद है आपका, देखो क्रस्ट के भी दो पार्ट है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। उसके बाद है अपर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर है आपका आउटर कोर, इनर कोर। जो आपका अपर, ये ना अपर मेंटल, यहाँ पे आपका एक चीज है जिसको बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। 100 किलोमीटर पर है, ठीक है। और यहाँ पे जो लावा मिलता है उसका टेम्परेचर 11,000 डिग्री सेल्सियस है। ये देखो एस्थेनोस्फेयर में क्या मिलता है, आपका लावा मैग्मा मिलता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 11,000 डिग्री सेल्सियस है 100 किलोमीटर की गहराई पर। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो एक होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज जमने लग जाती है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु पिघलने लग जाती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है कि किसी भी टेम्परेचर पर जब कोई चीज गर्म होना शुरू हो जाती है, बॉईल होना शुरू हो जाती है, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब वही दूसरा देखो कि 400 किलोमीटर की गहराई पर और 700 किलोमीटर की गहराई पर देखो। 400 किलोमीटर की गहराई पर टेम्परेचर कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस है, और 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि 400 पर क्या था, 1500, और आपका 700 किलोमीटर पर क्या है, 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। देखो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वही 2900 किलोमीटर पर देखो आपका टेम्परेचर कितना है, 3700 डिग्री सेल्सियस। 2900 पे कितना है, 3700 डिग्री सेल्सियस। ये 2900 क्या है, जहां पे आपका मेंटल, लोअर मेंटल और आपका जो कोर है, जहां पे मेंटल और कोर मिलते हैं, वहां पे ये 2900 किलोमीटर, वहां पे टेम्परेचर है 3700 डिग्री सेल्सियस। वही आपका 5100 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर वो कितना, 4300 डिग्री सेल्सियस। तो ये दिखती सी बात है कि जैसे जैसे गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपको प्रूफ दिए गए हैं कि जैसे जैसे गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं आपका जो टेम्परेचर क्या है वो भी बढ़ रहा है। एविडेंट है ना, ये आपको दिख रहा है ना। बताओ, हिंदी में भी देख लो कि एस्थेनोस्फेयर आंशिक रूप से पिघला हुआ है, यानी कि वहां पे आपका मैग्मा प्रेजेंट है, और एस्थेनोस्फेयर आपका 100 किलोमीटर पर है। 100 किलोमीटर पर टेम्परेचर कितना है, 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। वही 400 और 700 पे टेम्परेचर देखो 1500 और 1900 है, ये अनुमान लगाया है। वही 2900 किलोमीटर पर 3700 है, और वही आपका कौन सा है ये, वही आपका 5100 पर कितना टेम्परेचर है, 4300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला है कि जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर से गहराई अंदर तक चलते हो, तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता जाता है आपका, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर आपका क्या है, बढ़ती गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ये हमें टेम्परेचर से, तो अब इस टेम्परेचर का जो हमने पढ़ा ना, इस टेम्परेचर से ये पता चला कि भाई जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस बात से ये पता चलता है कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ के एक्सटर्नल पार्ट, जहां पर हम रह रहे हैं वहां पे टेम्परेचर कम है, पर अर्थ में जब हम गहराई में जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको देखो डेंसिटी के बारे में आपको डायग्राम दिखाया गया है कि आपका 1000 किलोमीटर, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000 पर डेंसिटी देख लो, 5000 पर देख लो, 4000 पर देख लो, 3000 पर, 2000 पर, 1000 पर डेंसिटी कितनी है, ठीक है। आपकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, ये डेंसिटी आपको बताई जा रही है, ठीक है।
एक मिनट बेटे। अब आपके दूसरे इनडायरेक्ट सोर्स में अपने टेम्परेचर तो पढ़ लिया। अब दूसरा आपका ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक से भी हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है ना, वो भी आपका सेम नहीं है। ये आपका अर्थ है, अर्थ पर ये 0 डिग्री है। ठीक है, आपका जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है और पोलर एरिया पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा होता है। ठीक है, greater near the poles and less at the equator. This is because of the distance from the center at the equator being greater than at the pole. अगर आप देखोगे कि ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस जो है ज्यादा है और पोलर एरिया का डिस्टेंस क्या है, कम है। इसलिए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पोलर एरिया पर ज्यादा। जैसे जैसे आप पोलर एरिया से इक्वेटर एरिया की तरफ चलते जाओगे तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है ना, वो मटेरियल मतलब कि जिस मटेरियल से अर्थ बनी हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। और वो जो मटेरियल है अर्थ के अंदर वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। ठीक है, और इसीलिए आपका कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा और कहीं पर ग्रेविटी कम है। ये यही रीजन है कि जो आपका एक तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर का एरिया सेंट्रल पार्ट से अर्थ के दूर है, और दूसरा जो है आपका जो मटेरियल है, आपको पता है अभी आगे आप 3 लेयर और पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे कि अर्थ के अंदर आपका निकल और फेरस भी मिलता है। तो वो आपका सेंट्रल पार्ट से ज्यादा दूर होने की वजह से आपका जो ये इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम और पोलर पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा मिलता है। और ग्रेविटी एनोमली क्या होता है? एनोमली का मतलब होता है उल्टा होना। कहीं पर मिलना तो ये वाला लेटीट्यूड है, इस लेटीट्यूड पर मिलना तो ज्यादा चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन मिलता कम है। जैसे कहीं पर ऐसा होता है पोलर एरिया के पास, वहां पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मिलना तो ज्यादा चाहिए पर मिलता कम है। वो रीजन हो जाते हैं कि वहां पर जो मटेरियल है जिससे अर्थ बनी है, जिसमें चुंबक की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर उसकी कमी होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। और ग्रेविटेशनल एनोमली ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि अर्थ के अंदर जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। और मैग्नेटिक सर्वे करते हैं, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अर्थ में जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो आपकी क्रस्ट है अर्थ की क्रस्ट में मैग्नेटिक मटेरियल कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा है कहाँ पे कम है। और ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अर्थ में मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो तीसरा आपका सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक वगैरह, इससे भी ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अर्थ के इंटीरियर का। ठीक है, और ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैसे अर्थक्वेक हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है अर्थ के अंदरूनी पार्ट की। अब ये देखो आपका सबसे पहले क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट के बाद अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल, आउटर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। क्रस्ट की कितनी है आपकी 2.2 से 2.9। अपर मेंटल की जो डेंसिटी है वो 3.4 से 4.4। ये फिर आगे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अर्थ के 3 पार्ट है। अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आपकी क्रस्ट, क्रस्ट के बाद सेकंड इज मेंटल,
एंड क्रस्ट के बाद थर्ड इज आपका है कोर। अब क्रस्ट जो है, क्रस्ट को हम सियाल भी बोलते हैं, मेंटल को हम सीमा भी बोलते हैं, और कोर को हम निफे भी बोलते हैं। जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट में सियाल SI से बना सिलिका और AI से बना एल्यूमिनियम। सियाल और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको सियाल बोला जाता है। मेंटल में सियाल और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको सीमा बोला जाता है। और कोर में निकल और फेरस की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको निफे बोला जाता है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। देखो ये आपसे पूछा भी गया है कि सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले याद रखना कि किसने केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड किया है। तो जो आपके एडवर्ड ह्यूयस हैं, एडवर्ड ह्यूयस ने अर्थ के इंटीरियर को केमिकल कंपोजिशन के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहली लेयर है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है आपकी निफे। ठीक है, और ये जो लेयर है, इस लेयर में आपके क्रिस्टलाइन रॉक, सिलिकेट मैटर मिलते हैं, यहाँ पे फेल्सफर और मीका भी मिलता है। जो अपर पार्ट है इस लेयर का, यहाँ पे सिलिकेट, और ये सिलिकेट बहुत डोमिनेट मात्रा में है। सबसे पहली लेयर है आपकी सिलिका। सिलिका में ग्रेनाइट्स मिलते हैं, और सिलिका में किस मतलब की ज्यादा मात्रा किसकी है, सिलिका की और एल्यूमिनियम की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। और सियाल का दूसरा नाम है आपका क्रस्ट। अब एवरेज डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एवरेज डेंसिटी सियाल की है 2.9। ठीक है, वही इसकी थिकनेस की बात करें तो वो 50 से 300 किलोमीटर की है। एक बात और मुझे बताओ, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया था। प्लेट टेक्टोनिक में मैंने ये बताया था कि कॉन्टिनेंट प्लेट की थिकनेस ज्यादा है या ओशनिक प्लेट की थिकनेस ज्यादा है। जल्दी से मेरे को बताओ कि कॉन्टिनेंट प्लेट की थिकनेस ज्यादा है या ओशनिक प्लेट की। उसके बाद मैं आगे आपको करवाऊंगी। पहले मुझे ये बताओ कि कॉन्टिनेंट प्लेट की थिकनेस ज्यादा है या ओशनिक प्लेट की थिकनेस ज्यादा है, बताओ जल्दी से। देखा करते हैं ओशनिक प्लेट ज्यादा हैवी है। मुझे पता था आप गड़बड़ करोगे। ओशियन प्लेट हैवी नहीं है, कॉन्टिनेंट प्लेट की थिकनेस ज्यादा है, ओशनिक प्लेट की थिकनेस कम है। 50 से 100 किलोमीटर की ही थिकनेस है, जबकि कॉन्टिनेंट की 5 से 200 किलोमीटर तक की थिकनेस है। इसको याद रखना। और सियाल जो लेयर है, इसकी डेंसिटी भी याद रखना, सियाल की है 2.9। सियाल को हम क्या कहते हैं, आपका क्रस्ट। वही आपका जो सीमा है, सीमा को आप ओशनिक पार्ट भी बोल सकते हो, उसकी भी डेंसिटी मैंने लिख रखी है, वो भी याद रखना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इस लेयर में आपका एसिड मटेरियल का भी डोमिनेशन है। इस लेयर में आपका एसिड मटेरियल भी मिलता है, पोटाशियम भी, सोडियम भी। लेकिन एबेंडेंट मात्रा में जो चीज मिलती है वो सियाल और एल्यूमिनियम भी मिलती है, सिलिका और एल्यूमिनियम भी मिलती है, इसलिए इसको सियाल बोला गया है। ठीक है, उसके बाद है सीमा लेयर। देखो आपका जो सीमा लेयर है, ये बेसाल्ट,
जो आपका मैग्मा है, मैग्मा के जमने से जो आपका वोल्केनो है, वोल्केनो से मैग्मा आया, मैग्मा बाहर आके लावा बन गया, तो उसके वजह से ये बना है। और ये जो समुद्र है ना, समुद्र का ऊपर पानी, नीचे के जो समुद्र के नीचे जो अर्थ लैंड पार्ट होता है ना, वो जो बना है वो बेसाल्ट से बना है। ठीक है। और बेसाल्ट आपकी कैसी रॉक होती है? सॉफ्ट रॉक होती है। ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है। इसकी डेंसिटी देख लो 2.9 से 4.7 है। थिकनेस इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर है। और मोस्टली इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन मिलते हैं। ये देख लो आप, क्रस्ट, सियाल, सीमान, निफे। और यहाँ पे देख लो आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट के दो पार्ट है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल के दो पार्ट है, आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और आपका कोर के दो पार्ट है, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर क्या है? लिक्विड में है, जबकि इनर कोर क्या है? सॉलिड में है। ठीक है, ये आप देख लो। केमिकल कंपोजिशन के बेस पे तो अर्थ को 3 पार्ट में सियाल, सीमा, निफे में कर रखा था। ऐसे ही आपकी अर्थ को की जो ये लेयर है उसको लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बेरिस्फीयर में भी डिवाइड किया गया है। आगे देखो आपका है निफे लेयर। निफे लेयर में क्या है? निकल और फेरस की, यानी कि आपके लोहे की और आपकी निकल की, आपका जो फेरस है उसकी मात्रा, आयरन की मात्रा ज्यादा मिलती है। ठीक है। ये बहुत हैवी मेटल से बनी है, जिसकी वजह से इस लेयर की डेंसिटी भी ज्यादा है, 11 है। ठीक है। यहाँ का इसका जो डायमीटर वो 6880 है। यहाँ पे आयरन का प्रेजेंस ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन है। और यही आपको क्या करता है? आपके अर्थ पे जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है। और ये शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अर्थ की। ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी और भी क्या इंडिकेट करती है? अर्थ की रिजिडिटी को, अर्थ की कठोरनेस को, अर्थ की स्ट्रोंगनेस को। ठीक है। अब आपका जो अर्थ है ना, अर्थ की ये जो लेयर है, आप सबसे पहले देखो, एक होती है कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। इसकी है जो आपके लिए ट्रिक है, CMRGL। इसको बार बार लिखते रहो, CMRGL, CMRGL। सबसे पहले है आपका क्रस्ट। क्रस्ट के दो पार्ट है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इन दोनों के बीच में जो एक ट्रांजिशन लेयर है उसको बोला गया है कोनरोड डिस्कंटिन्यूटी, जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। उसके बाद आपका क्रस्ट, उसके बाद क्रस्ट के बाद देखो आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब मेंटल और क्रस्ट के बीच में दो आपकी लेयर है, यानी कि अपर मेंटल है, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में है मोहरोविसिस डिस्कंटिन्यूटी, जो कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, या फिर सिंपल पेपर में आपका लिख के आ जाएगा मेंटल और क्रस्ट के बीच में कौन सी है? मोहरोविसिस है। उसके बाद आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो है वो है रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है। अपर और लोअर मेंटल के बीच में है। उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, जो कि आपके आउटर कोर और लोअर मेंटल को अलग करता है। और आपके आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको बोला जाता है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। किसी को कोई इश्यू की आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो। बताओ, कोई भी डाउट है चैप्टर के रिगार्डिंग? अब यहाँ तक जितना मैंने आपको करवाया आप लोगों को क्लियर है?
क्लियर, ओके। अब कुछ रिसेंट व्यूज हैं वो पढ़ते हैं। सिस्मिक वेव की हेल्प से, यानी कि आपकी जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से हमने, जैसे आपका अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की आपकी कुछ वेव्स होती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, इनकी हेल्प से हमने अर्थ के रिगार्डिंग कुछ व्यूज कलेक्ट किए हैं। 3 जोन है, 3 प्रॉपर्टी है अर्थ की, ठीक है, यानी कि 3 लेयर अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे पहला है क्रस्ट। क्रस्ट की डेंसिटी याद रखना, जो एवरेज डेंसिटी हमारे आउटर और लोअर क्रस्ट की वो 2.8 और 3.0, यानी कि आउटर क्रस्ट की है 2.8, लोअर क्रस्ट की है 3.0। अगर पेपर में ये दोनों नहीं है तो उनके बीच की एक वैल्यू होगी, 2.9 होगा या 2.7 भी हो सकता है। और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी वेव, जो अब वेव होती है आपकी पी वेव, एस वेव, एल वेव, तो जो पी वेव चलती है अपर क्रस्ट में वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जो कि सेकंड 6.9 किलोमीटर की आवर से चलती हैं। और कॉनरोड डिस्कंटिन्यूटी है, जो किसको अलग करती है, अप आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को, या फिर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो अलग करती है। उसके बाद है आपका मेंटल। मेंटल में जो आपकी अर्थक्वेक की वेव चलती है उनकी जो स्पीड है 6.9 से लेकर 7.9 और 8.1 पर सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो अलग करता है उसको आपकी वो कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है, रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी है। और आपकी एक और है जिसका नाम है आपका मोहरोविसिस डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। जो आपकी मोहरोविसिस है 1909 में मोहरोविसिस ने ही डिस्कवर करी थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम मोहरोविसिस रखा गया है। ये आपकी मेंटल के बीच में है, डेंसिटी जो है वो 4.6 ग्राम है और जो गहराई है 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल है, ठीक है। उसके बाद ये मेंशन किया गया कि जो थिकनेस है मेंटल की वो क्या है, रेडियस के, जो अर्थ का रेडियस है उसके हाथी है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो 83% है टोटल वॉल्यूम का और 68% है टोटल मास का अर्थ का, यानी कि पूरे अर्थ का टोटल वॉल्यूम का उसका 83% और पूरे अर्थ का 68% मास का जो चीज घेरे हुई है। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है ये एक ट्रांजिशन लेयर है, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन लेयर है जो कि आपका मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करता है, जो कि आपका अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को अलग करता है। इस लेयर के बाद क्या होता है, ये जो बीच में लाइन होती है ना, इसके बाद जो आपका ऊपर वाली जो लेयर है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे खत्म और इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे शुरू हो जाती है, ये होता है आपका डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। यानी कि जब इस लेयर से ऊपर की तरफ जाओगे तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक शुरू हो जाती है और नीचे से आओगे तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक शुरू हो जाती है। एक तरीके से जब आप यहाँ पे ऊपर हो तो यहाँ पे अपर मेंटल की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जैसे ही नीचे जाओगे अपर मेंटल की सारी कैरेक्टरिस्टिक खत्म और लोअर मेंटल की शुरू हो जाती है, ठीक है। अपर मेंटल को क्या है, मोहरो डिसकॉन्टिन्यूटी वो 1000 किलोमीटर पर है और लोअर मेंटल, देखो आपका अपर मेंटल की जो गहराई है वो 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और लोअर मेंटल आपका 1000 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। लेकिन अब रिसेंटली जो मेंटल है, मेंटल को किसके बेस पे, जो आपका इंटरनेशनल यूनियन है जियोडेसी एंड फिजिक्स, उसने मेंटल को 3 सब जोन्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला जोन है 200 किलोमीटर तक, दूसरा जोन है मेंटल का 200 से 700 और तीसरा है 700 से 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जो अपर मेंटल है ना, अपर मेंटल को क्या बोला जाता है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। सिस्मिक वेग जब आपके अपर मेंटल में होती है तो वहां पे क्या होती है, उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अपर मेंटल है ना, इसका रीजन मैंने बताया, अपर मेंटल में आपका क्या है,
एस्टेनोस्फीयर है। एस्टेनोस्फीयर में क्या है, मैग्मा है लिक्विड स्टेट में, तो इसलिए यहाँ पे जो आपकी वेव्स आती है उनकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए अपर मेंटल को जोन ऑफ लो वेलोसिटी बोला गया। उसके बाद है आपका कोर, ठीक है। कोर आपका क्या है, माउंट्री की लोअर बाउंड्री से शुरू होके यानी कि 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी दो लेयर है, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम से 10.0 ग्राम क्यूबिक है, ठीक है। उसके बाद जो कोर है वो पूरे अर्थ का टोटल वॉल्यूम में 16% और टोटल मटेरियल में 32% कवर करता है। और कोर को भी दो जोन में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। जो लाइन इनके बीच में है वो क्या, देखो आउटर 2900 किलोमीटर और ये 6371 किलोमीटर, इन दोनों के बीच में ये आउटर कोर यहाँ तक है और यहाँ से फिर इनर कोर है, तो ये लाइन है 5150 किलोमीटर, ठीक है। अब एक बात बोलता कि जो एस वेव है ना वो डिसअपियर हो जाती है आउटर कोर में, क्यों, क्योंकि एस वेव का ऐसा नेचर है कि जहां पे लिक्विड होगा ना, तो लिक्विड जहां पे होगा वहां से एस वेव पास नहीं होती, और आउटर कोर क्या आपका लिक्विड स्टेट में, इसलिए आउटर कोर में एस वेव डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। और ये भी जनरली बिलीव किया जाता है कि जो कोर है वो किससे बना हुआ है, आयरन और निकल से बना हुआ है। सेकंड ये पॉइंट है कि कोर जो कोर है, कोर में सिलिकेट्स भी हैं। और थर्ड ये भी है कि जो इनिशियल पॉइंट है कोर का वो क्या है, इसमें हाइड्रोजन मिलता है, लेकिन बाद में हाइड्रोजन, अच्छा एक बात सुनिए कि आपका जो कोर है, कोर में इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों है, ये बिलीव किया गया कि जो कोर है ना, अर्थ के कोर में हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म हो रहा है मेटेलिक मटेरियल में, इसकी वजह से भी अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है आपका ज्यादा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आगे हमारा अर्थक्वेक का टॉपिक है। अर्थक्वेक का टॉपिक मैं बाद में कराऊंगी, पहले मैं आपसे क्या करवाऊंगी, पहले मैं आपके लिए कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई आज का। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी यहाँ से, मुझे क्वेश्चन का जवाब देना, और उससे पहले मुझे ये बता दो कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या कोई इश्यू आप लोग फेस कर रहे हो। बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया। जल्दी बताओ बेटे, फिर क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। कहीं कहीं नहीं समझ आया, कहाँ समझ नहीं आया रुचि, मुझे वो बताओ।
आपको इस चैप्टर में ना जो याद करना वो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको वो टेम्परेचर जो मैं आपको बता रही थी ना वो लर्न करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया बुक में भी कि कैसे अंदर अंदर जाते तो टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको ये जो ट्रिक दी गई है CMRGL, आपको इसमें डेंसिटी याद रखनी है हर लेयर की, क्रस्ट की, मेंटल की और कोर की। ठीक है, यानी कि आपके सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, बस ये याद रखना है। ये जो आपकी है ना ये ट्रिक, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं यहाँ से। कल जो टॉपिक करवाया था वो रिवाइज हो गया सबका, उसे क्वेश्चन पूछ लूं। चलो आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पूछ लेती हूँ। चिक मगलुरु टूमा कुरु नोआ मंडी नवेली दुर्ग। मैच करो इनको, 1 2 3 4 5। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कर्नाटक। मैच करो इसको और बताओ इसका आंसर।
शुरू होता है एक बार आपको एक बार यशवंत ने बोला है ऑप्शन 1 का है 2। नहीं यशवंत गलत है आपका। और रुचि का भी देखती हूँ 1 का 2। रुचि आपका भी गलत है। चिकमंगलुरु है आपका कर्नाटक में, तुमाकुरु भी है आपका कर्नाटक में, नोआ मंडी है आपका झारखंड में, नवेली है आपका तमिलनाडु में, दुर्ग है आपका छत्तीसगढ़ में। गलत है दोनों का। ठीक है, ये बताओ मैंने कहां से पूछा है आपसे। मेन जो हमारा इंडिया ना, इंडिया में मेन जो अगर आपकी सारी इंडस्ट्री देखी ना तो वो आयरन कोल इस पर बेस्ड है। बस मैंने इन दोनों की आपसे पूछी है ये, और किसी की नहीं पूछी मैंने। ना मैग्नीज की पूछी, ना मैंने कॉपर की पूछी, ना मैंने माइका की पूछी, बस आयरन कोल की पूछी। तो उसको दोबारा से रिवाइज करो। ठीक है, इंडस्ट्री वाला टॉपिक रहता है जो कि हम रीजनल ज्योग्राफी में करेंगे। कोई टेंशन नहीं लेना कि हमारा इंडस्ट्री वाला टॉपिक नहीं हो, वो भी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी सोन। बताओ मुझे।
यस, बिल्कुल राइट ऑप्शन है महानंदा। अच्छा, कल है ना लास्ट में मैं आपको ना 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, मतलब कि 10 क्वेश्चन दूंगी मैं आपको टेस्ट के लिए एक तरीके से, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ताकि आपकी कल जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी ना, वो आपके जो नेट में क्वेश्चन आए हो ना, उन्हीं से लेके आऊंगी। पोल पर, हाँ जी बिल्कुल, पोल पर भी करवाऊंगी। आप वोट देना, ये पोल का ऑप्शन है, मैं डाल दूंगी यहाँ पे, क्विज क्रिएट कर दूंगी साथ के साथ, ठीक है। कल हम जो अर्थक्वेक वाला टॉपिक है ना, वो भी 30 से 40 मिनट का, लास्ट के 20 मिनट में आपको जो है क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। ओके बेटे, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे।